Good morning, students. Welcome to Yug Nirman Senior Secondary School, बारन। आज हम हमारे चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे जिसका नया टॉपिक होगा नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, क्योंकि उस टाइम पे अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग डेटें दी थी, अलग अलग डेटों पे अलग अलग सूचनाएं देखी थी। तो उस काल में उनको सामने भारी चुनौती ये थी कि किसको सच माने और किसको गलत माने। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल इसी समय के बीच में हुआ था। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी की भी खेती यहाँ पर करने लग गए लोग इस काल में ही। इन सबके खान पानों की खेतियों में बढ़ोतरी हुई थी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नए प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप ये काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। अध्याय नंबर 5, 6 और 7 में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है आपके सिलेबस का। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप पर में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत। ये समुदाय सबसे ज़्यादा इसका महत्व बढ़ा था राजपूत समुदाय का, जिसका नाम उस टाइम पे राजपुत्र था, अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ होता है राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच ये नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत उस टाइम पे 8वीं से 14वीं शताब्दी का जो टाइम था, उस टाइम में राजपूत किनको बोला जाता था? जो क्षत्रिय जाति के लोग होने का दावा करते थे, जो अपने आप को क्षत्रिय बताते थे, उन लोगों को हम राजपूत कहा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। उस टाइम पे कवि और जो चारण राजपूतों की जो लिखते थे, वो अपनी आचार संहिताएं जो बनाते थे, उनमें वो उन सेनाओं के द्वारा, उन शासकों के द्वारा जो अच्छे पराक्रमी कार्य किए जाते थे, उनके वो गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ, मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली आदि समूहों ने भी उठाया है। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावरण में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए थे। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार भी उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। मतलब क्या हुआ कि पहले के टाइम पे तो सभी एक तरीके का व्यवसाय करते थे, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उनके बढ़ोतरी की, अपने व्यवसायों में बढ़ोतरी की, अपने अलग अलग चीज़ों का पालन करने लगे, अलग खेती करने लगे, तो उनको आपस में बट गए। बढ़ते जाने के बाद उनमें जातियाँ बन गई। जातियों के बनने के बाद वो एक दूसरे से भेदभाव करने लगे। कोई बड़ी जाति का बताने लगे, कोई ऊंची जाति का बताने लगे, कोई अपने आप को नीची जाति का बताने लग गए। ये दर्जे स्थायी नहीं थे।
किसी जाति का विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थीं। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। उनमें सभी जातियों में सभी सदस्य मिलकर एक पंचायत का निर्माण कर लेते थे, जिनमें से कुछ जो सबसे बड़े बुजुर्ग होते थे उनमें से वो पंचों को चुन लेते थे। 5 पंच हो जाते थे और उन 5 पंचों में एक सबसे बुजुर्ग होता था उसके मुख्य पंच बना देते थे, जिसे हम सरपंच कहते हैं। वो उस पंचायत को वहाँ पे होने वाले जो भी मामले होते थे वो उनका निर्णय करते थे, जिसे हम जाति पंचायत कहते थे। लेकिन जातियों को अपने निवास के गाँव के रिवाजों का भी पालन करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। सिर्फ ओनली किसी भी एक बड़े राज्य की एक छोटी सी इकाई होती थी, क्या? वो गांव। आगे नया टॉपिक है हमारा क्षेत्र और साम्राज्य। क्षेत्र और साम्राज्य में क्या है, इसमें हम अलग अलग वंशों के अलग अलग राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले जो वंश हमारे यहाँ पर आया वो वंश था चोल, जिसके बारे में हम अध्याय 2 में पढ़ेंगे। तुगलक वंश आया, उसके बाद उसमें हम अध्याय 3 में पढ़ेंगे। मुगल वंश आया, उसको हम अध्याय 4 में पढ़ेंगे। जैसे बड़े बड़े राजाओं के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते हैं। जब वैसी तरह दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति जिसके बारे में हम अध्याय 2 में पढ़ेंगे, में एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। 1266 से 1287 के बीच में जो दिल्ली का सुल्तान बना था वो गयासुद्दीन बलबन बना था। उसके बारे में हम अध्याय 2 में देखेंगे। जो पूर्व में बंगाल गोड से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी गज्जन तक फैला हुआ था। मतलब जो ये पूर्व में बंगाल, यहाँ पर ये भारत का नक्शा है, ये बंगाल का क्षेत्र है। बंगाल से लेके ये पूरे पश्चिम में पंजाब अफगानिस्तान तक, ये इधर अफगानिस्तान है, ये इंडिया के नक्शे में अफगानिस्तान तक, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये किसके अंडर में आता था? ये आता था गयासुद्दीन बलबन के अंडर में। और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता है, जिसमें पूरा जो दक्षिण भारत है जिसे हम द्रविड़ प्रदेश बोलते हैं, जो दक्षिण भारत है ये द्रविड़ प्रदेश कहलाता है। ये भी किस में आ जाता है? इसी क्षेत्र में आ जाता है। गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेनाओं के आगे पलायन कर जाते थे। मतलब वो जिस भी राज्य को जीतना चाहता था वो उस राज्य की सेना उसकी सेना को देखते ही अपने आप ही पलायन कर जाती थी। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही अतिशयोक्तिपूर्ण मतलब वो इसमें आश्चर्य दिखाते हैं कि ऐसा हो सकता था क्या, ये ऐसा कैसे हो गया, ये मतलब उसमें अतिशयोक्ति मानते हैं कि उसे पूरा तरीके से सत्य नहीं मानते हैं। इस बात को वो पूरी तरीके से सत्य नहीं मानते हैं। साथ ही ये समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग उस महाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। भाषा तथा क्षेत्र। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था। अमीर खुसरो एक इतिहासकार था जो 1318 में उसने इस बात पर गौर किया कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। उसने बोला कि इस देश में जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, जैसे कि सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वारसमुद्री दक्षिणी कर्नाटक में जो बोली जाती है, तेलंगानी जो आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, गुजरी जो गुजरात में बोली जाती है, महाबारी जो तमिलनाडु में बोली जाती है, गौड़ी बंगाल में बोली जाती है, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। ये एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं जानती। क्योंकि हमारे जो जितने भी ग्रंथ हैं, बड़े बड़े ग्रंथ हैं जो मिले हैं वो हमें संस्कृत भाषा में ही मिले हैं। उनको बाद में ट्रांसलेट किया है हिंदी भाषा में, जिससे आम जनता भी उसे पढ़ सके। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाई है और एक सूची उन भाषाओं की बनाई है जो उनके द्वारा उल्लिखित बोली जाती है। जो नाम के एक से रेखांकित कीजिए।
ये आपको एक्टिविटी करने के लिए दिया है, इसको करने की कोई वो जरूरत नहीं है। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़े गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और ये खलजी नहीं है यहाँ पर, ये खिलजी है। ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गई है, इसे आप सही कर लीजिएगा, खिलजी है यहाँ पर। ये चोल, खिलजी वंश, तुगलक वंश और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और अध्याय 4 की तालिका 1 की तुलना कीजिए। ये सब जो चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे, अध्याय 3, अध्याय 4, 2, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जो ये आगे आएंगे, ये यहाँ पर खलजी लिख रहा हुआ है, ये जहाँ पे भी खलजी लिखा हुआ है इसे खिलजी लिख लेना। खिलजी और मुगल वंश के शासन कितनी कितनी अवधि तक चले, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, जिसको बारे में हम कौन कौन से राज्य उभरने लगे उसके बारे में अध्याय 10 में पढ़ेंगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहता था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन पर कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरी से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति और भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 ईस्वी के लगभग 1000 वर्ष का अंतर है। ये 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे का हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।